हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए आज हम प्राथमिक स्तर का 23 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूरा व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर में जो है तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि का 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो उसी तरह जो है हम कराएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। तो आइए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है बताइएगा। स्वाभाविक और कृत्रिम से होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, या फिर जन्मजात तथा अर्जित होता है, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिएगा कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि अब्राहम मैस्लो ने, किसने, तो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। कितने में, तो दो में। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा। यानी अर्जित अभिप्रेरणा जो हम कुछ सीखते हैं वो हो गया हमारा अर्जित अभिप्रेरणा, और जन्मजात अभिप्रेरणा तो ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। अर्जित अभिप्रेरणा में तो सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। इस प्रकार जो है अभिप्रेरणा जो क्या कहलाती है, तो अर्जित अभिप्रेरणा। उसके बाद देखिएगा कि इसी प्रकार थॉम्पसन ने भी अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है, जन्मजात तथा अर्जित। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा हो सकता है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। तो देखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण इन सभी तरीकों से हो सकता है, यानी सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक और शून्य, ये तीनों हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, इसमें व्याख्या कि जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है, तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद मत। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, और इसलिए सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपने मानसिक शक्ति से इच्छा अच्छी तरह समझ लेता है, और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। और इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो एबिंगहॉस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है एबिंगहॉस ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कि सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिए हैं, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने कितने दिए हैं, तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने 3 दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। यह है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम। और गौड़ नियम जो है थॉर्नडाइक ने 5 नियम दिए हैं। मान लीजिए गौड़ नियम पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने कितने गौड़ नियम दिए हैं, थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए हैं, और मुख्य नियम दिए हैं 3। तो सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, सीखना है तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या ये सभी। तो देखिए सीखना जो है ये सभी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा कि सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है।
सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया में दो तत्व निहित है, परिपक्वता और पूर्व अनुभव से प्राप्त परिणाम। अब आगे आइए, देखिए अगला वाला क्वेश्चन। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। तो देखिएगा कि शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए इसमें व्याख्या कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है। शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो देखिएगा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक कथन है, यह कथन दिया है रॉस ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करिए, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? अच्छी स्मृति यानी अच्छी याददाश्त की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी? तो देखिए अच्छी स्मृति की जो है सभी जो विशेषताएं हैं तो ये सभी होगी, यानी शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्मृति एक क्षमता है जिसके अनुसार उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अच्छी स्मृति की निम्न विशेषताएं होती हैं, यानी ये चारों विशेषताएं होती हैं कि शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारणा और समायोजन आदि। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग, तो संवेग देखिए इस शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवेग शब्द का आर्थिक शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त। जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहा जाता है। ई का अर्थ होता है अंदर और मोशन का अर्थ होता है गति। अतः अंग्रेजी इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों की ओर, बाहर की ओर गति देने से है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था आपसे पूछा जा रहा है, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। डी करेक्ट आंसर। अगला है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने या बिने एवं साइमन ने? तो देखिए कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है बिने एवं साइमन ने। कब किया है? तो 1905 में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा व्याख्या देख लीजिएगा कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विकास विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण किया। कब किया? तो 1905 में। किसके साथ मिलकर? तो साइमन के साथ मिलकर। किसने? तो बिने ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी? तो बताइएगा कि शैशवावस्था के लिए उत्तम जो है विधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी देखिए 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं और इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि में शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल विकास में, तो बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर डी है कि उपरोक्त सभी पर? तो देखिए बाल विकास में, तो बाल विकास में ये सभी होता है। यानी बाल विकास में बाल विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी किया जाता है और वंशानुक्रम का विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो क्या है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र? तो ये सभी है। अब देखिए सभी में सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि बाल विकास की विभिन्न
अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है और वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने या मैकडूगल ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। अब देखिए कि चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया और क्रम विकास जैविक आबादी है, आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। देखिए कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा किया जाता है सामान्य बुद्धि का मापन। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया था 1905 में और बिने साइमन नामक 2 वैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी? तो देखिए कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसने दिया है? बताइएगा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अब ये कथन किसने दिया? हरलाक ने, टीपी नन का, मैकडूगल का या रॉस का? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरलाक का। हरलाक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है बताया। हरलाक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो देखिए सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए वाणी दोष नहीं है। तो देखिए वाणी दोष क्या नहीं है कि धीमी या तेज गति से बोलना। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। बाकी जो है ये तीनों ऑप्शन वाणी दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण तो ये भी वाणी दोष होगा। हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी तो ये तीनों वाणी दोष हो जाएंगे। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है तो ये वाणी दोष नहीं है। तेज या धीमी गति से बोलना ये जो है तो वाणी दोष नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती हैं। सर्वोत्तम विधि जो है तो ये मुख्य रूप से आपको सर्वोत्तम विधि प्रोवाइड करवाई जा रही है। पहली विधि है कि महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित नहीं है, येन केन प्रकार ऋण धनार्जन का मूल्य संबंधित नहीं है, नैतिक मूल्य संबंधित नहीं है या फिर ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक मूल्य संबंधित नहीं है। तो देखिए मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिक संस्कृति आदि। एन केन प्रकार धनार्जन अनैतिक हो सकता है, अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। कहाँ पे आ गया? धनार्जन और अनैतिक। इसी से आप पहचान जाएंगे आंसर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है
क्या है? सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो देखिए कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो है तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो है तो ये मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो है कैसा व्यक्ति होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो देखिए जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। देखिएगा कि अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्म केंद्रित है और ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं और ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो बताइए कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व का वो होता है या कलात्मक या बहिर्मुखी या धार्मिक। तो देखिए कि अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या की अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं और ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं और ऐसे लोग आशावादी होते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। अब आप एक शिक्षक होने के नाते क्या आप उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार अपनाएंगे, क्या करेंगे? तो आइए देखिएगा, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? बताइए आप क्या करेंगे एक टीचर होने के नाते। तो देखिए एक शिक्षक होने के नाते सबसे अच्छा जो उपाय है कि आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये जो है तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ देखिए कि भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सके और भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्न है। पहला है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है तो ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 30 क्वेश्चन जो है तो CDP के 30 क्वेश्चन करवा लिए हैं हम। अब आगे देखिएगा हिंदी के, अब 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो चलिए आइए करते हैं हिंदी के भी क्वेश्चन। तो देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं? कहा गया है क्वेश्चन में कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो बताइए ग्रामीण भाषा का शब्द संकर शब्द होता है या संस्कृत भाषा का, या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो देखिए संकर शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो संकर शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं कि जहाँ पे दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना एक शब्द होता है, तो ऐसे शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? बताइएगा कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का? तो जाहिर सी बात है आ, सुता। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिए यहाँ व्याख्या दिया गया है, कुछ और प्रत्यय जो है दिए गए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। इस सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होता है और सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है। वह आ प्रत्यय से बने शब्द जैसे घाटा, घेरा, छापा, गुजारा, चढ़ा, रखा, कहा, कोडा, झोंका, धड़का, डेरा, ये सभी जो है तो
आ प्रत्यय से बने शब्द हैं। अगला देखिए, बड़ी प्रत्यय से बने शब्द, चढ़ाई, लड़ाई, बड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बोली, धमकी, धुड़की, झिड़की, सिसकी, ये सारे शब्द जो है तो किस प्रत्यय से बने हैं, तो बड़ी की मात्रा से बने हैं। अगला है इक प्रत्यय से बने शब्द, तो कार्मिक, धार्मिक, तार्किक, कारुणिक, सांप्रदायिक, पाशविक, ये सारे शब्द किस प्रत्यय से बने हैं, तो इक प्रत्यय से बने हैं। अगला है कि ई प्रत्यय से, तो ई प्रत्यय से देख लीजिएगा, पाणिनीय, पठनीय और राष्ट्रीय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, नहीं है पूछा गया है, कौन सा नहीं है। देखिए कि अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, घोड़ा, घोटक, कटक है, तो देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द जो है तो कटक नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कटक जो है तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविशु तथा सैंधव आदि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, तो देखिएगा जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द होगा या वर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अस्थिर। कौन सा, अस्थिर। अगला है जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे हम क्या कहेंगे, अडिग। जो सदैव चलता रहे उसे हम क्या कहेंगे, गतिशील। आगे देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। बताइएगा कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऐसे ही पंक्ति जो है पेपर में दे दिया जाएगा इसी भांति, सो ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस पंक्ति के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला है पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। अभी इस पंक्तियाँ जो है ये पंक्तियाँ किसने दिया है, तो ये पंक्तियाँ देने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन, तो राम नरेश त्रिपाठी। अगला देखिए अगली पंक्ति ध्यान रखिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अब ये पंक्तियाँ दिया है मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए, समास का अर्थ है, तो समास का क्या अर्थ है, संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन। तो देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए कि जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस मेल को हम समास कहते हैं। सामान्यतः समास का अर्थ संक्षेप करना भी होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचान तथा उनका निदान करना। ये जो है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अब देखिए इसमें व्याख्या कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान होता है और कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की भाषा के संबंध में समस्या को पहचान कर उनकी कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। बताइएगा कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या नहीं आता है, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो देखिए यहाँ पे हंसना जो है तो ये नहीं आता है। प्रमुख भाषाई कौशल में जो है तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये चार चीज़ें आती हैं, लेकिन हंसना नहीं आता है। इसको शार्ट रूप में क्या कहेंगे, सुबो पाली,
सुबो पाली। यानी कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है? लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो आपसे पूछा गया था क्या नहीं आता है, तो हंसना नहीं आता है। आगे देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे देखिए यहाँ पे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। उसके बाद देखिए कि 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई और भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो 22 भाषाओं को। हिंदी कौन सी भाषा है, तो हिंदी राजभाषा है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343 के तहत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है बताइएगा? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या फिर रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो देखिए कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइएगा कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सार्वनामिक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। तो बताइए कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? कि शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, या पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, या बच्चों का विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगाजल में, या रेखा चित्र में? तो देखिए कि अधिकरण कारक का प्रयोग जो है तो वाहनारूढ़ शब्द में हुआ है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए कि जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह में पर आदि है, जैसे वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, गंगा जल, गंगा का जल। अब यह देखिए कि वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। और यहाँ पे देखिए गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है। देखिए गंगा का जल, यहाँ पे क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। जल किसका है? तो गंगा का है। तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है? वाहनारूढ़ में। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइएगा किस रस को रसराज कहा जाता है? तो देखिए रसराज, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। देखिए श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। कौन कौन से? देखिएगा वो 8 रस कौन कौन से हैं। जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 मानी है। किसने? तो अभिनव गुप्त ने। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। अब आप देखिएगा यहाँ पे 9 रसों की संख्या बताई गई है। कौन कौन से रस है? तो पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस,
छठा है भयानक रस, सातवां है अद्भुत रस, आठवां है विभत्स रस और नवा है शांत रस। तो रसराज किसे कहा जाता है? रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? बताइएगा, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदुकाल? तो देखिए घनानंद को रीतकाल का कवि माना जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा यहाँ पे कि घनानंद रीतकाल की रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो 1739 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? तो बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आगे देखिएगा कि इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे और घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली, वल्ली तथा यमुना यश है। ये सारी रचनाएं किसकी है? तो घनानंद की। अब पूछा जा रहा है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतकाल युग का कवि माना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बताइएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? बताइएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम पूछा जा रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं अज्ञेय, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम, तो क्या कहा जाएगा इनका? अज्ञेय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका उपनाम क्या है? निराला। चंद्रधर शर्मा, तो इन चंद्रधर शर्मा का उपनाम है गुलेरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इनका उपनाम है हरिऔध। आगे देखिए बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? कवित है, सवैया है, पद है या दोहा है? तो देखिए बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बिहारी रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई दोहा छंद की है और बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है और बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित इसके पिता केशव दास तथा गुरु नरहर दास थे, बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रय में थे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, यानी यहाँ पे जो है तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो बताइएगा कि शोक जो है तो ये किस रस का अस्थाई भाव है? शांत का, करुण का, हास्य का, वीर का? तो देखिए शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है। तो यहाँ देखिए मन के विकार को भाव कहते हैं और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे वह अस्थाई भाव कहलाता है। रस तथा उसके अस्थाई भाव निम्न है। अब देखिए ये हो गया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। हास्य का हास, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का निर्वेद। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक है करुण रस का अस्थाई भाव। अब करुण रस में देखिएगा एक कविता है कि मेरे हृदय की हर्ष हो अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तू देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहाँ पर है पड़ा
निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, धत्री सुभद्रा को समझकर माँ उसे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। कौन कह रहा है? तो अर्जुन कह रहे हैं। किसको? अपने बेटे अभिमन्यु को। तो यहाँ पे जो है कौन सा रस हो जाएगा? शोक रस। तो शोक रस किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? बताइएगा कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? तो देखिए सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोहा, सोरठा, रोला, छंद, चौपाई, सब की मात्राएं। तो देखिए दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए दोहे में होती हैं 24 मात्राएं। दोहा व अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अतः इस छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला, दोहा, सोरठा तथा रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीत का उल्लाला तथा वीर में 28 मात्राएं तथा ताटंक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? बताइएगा। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। अब बताइए कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, ऐसे शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? देखिएगा कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे हम कहते हैं कुलीन। अगला है कि जो बहुत कंजूस हो कृपण, जिसके पास आधार धन संपदा हो समृद्ध, और जो पैसे वाला हो धनी। तो जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? कुलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है तो दात्री हो जाएगा, यानी सी जो वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो अलगाव में क्या हो जाएगा? अपादान कारक, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अपन? तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? बताइएगा कि पापी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए पापी में गुणवाचक विशेषण है। पापी में गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए कि यहाँ जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और विशेषणों में इनकी संख्या है कौन कौन सी? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण। ठीक है, ये रहे विशेषणों की संख्या। आगे देखिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलकांत थी, उनमें कौन सा अलंकार है? अब इसमें कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? तो देखिए बीजक पूछा जा रहा है किसकी रचना है? तो बीजक है कबीरदास की रचना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीजक भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, और कबीर की रचना है बीजक, सखी, साखी, सबद तथा रमेली, तीनों का संकलन है, और इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, साधुकड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो देखिए इसमें जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन हो गए और 30 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। अब देखिए अगर आप अंग्रेजी के क्वेश्चन कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि करवाने के लिए, तो हम करवाएंगे। अब देखिए हम करवाने जा रहे हैं संस्कृत के क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि अंग्रेजी के क्वेश्चन करना होगा तो हम करवा देंगे, लेकिन अभी जो है तो अभी हम उसके करवाने जा रहे हैं संस्कृत के। चलिए देखिए संस्कृत के क्वेश्चन, आइए देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत का 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है।
क्यों होती है शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता? छात्र की परिवार आय की जांच के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, या छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकसित करने के लिए या विकास करने के लिए। तो बताइएगा कि नैदानिक यानी निदान करना, छात्र शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता तो क्यों होती है? तो देखिए बच्चे की कमजोरियों को जानने के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति में किसी प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता, व्यतिक्रम अथवा व्याधि के स्वरूप को ठीक पहचान करना और उसका निदान करना ही नैदानिक परीक्षण है। उपरोक्त विकल्पों में से तो सी जो है सर्वोपयुक्त उत्तर है, यानी सी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो ये देखिए कि छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कक्षा शिक्षण में क्या होगा? श्यामपट्ट ही तो होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? तो देखिए कि लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है तो पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। प्रतिलेख यानी प्रति मतलब दोबारा उसी चीज़ को दोबारा लिखना, तो क्या हो जाएगा? प्रतिलेख। ज्यों का त्यों नकल उतार कर लिखना, इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिलेख। तो पुस्तक के कुछ अंश को देखकर लिखना, यही होगा प्रतिलेख। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, छंदोबद्धता होती है गद्य में, नाटक के पाठों में, पद्य के पाठों में या कहानी के पाठों में? तो देखिए छंदोबद्धता ये होती है पद्य के पाठों में, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? बताइएगा कौन जो है तो अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सास्वर वाचन। सास्वर वाचन जो है तो ये अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, का वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो का वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। अगला है, इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। देखिए हाँ देखिएगा कि इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, किसमें होता है? 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में या कादम्बरी में? तो देखिए इक्ष्वाक वंशी राजाओं का निरूपण ये प्राप्त होता है रघुवंशम में। अब देखिए इक्ष्वाक वंशी सूर्यवंशी राजाओं में पहले राजा थे, अतः इस वंश को इक्ष्वाक वंश भी कहा जाता है। और महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस वंश की वंशावली प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत राजा दिलीप और बाद में भगवान राम भी आते हैं। किस वंश से? तो इक्ष्वाक वंश से। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है अष्टाध्यायी ग्रंथ? तो देखिए अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है तो ये व्याकरण से संबंधित है। अब यहाँ देखिए कि महर्षि पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी व्याकरण का सर्वमान्य तथा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसमें कुल 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और इसमें कुल 3996 सूत्र हैं। किसमें? तो अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो 3996 कुल सूत्र हैं। और ये ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए अब आपसे ता वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गाम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? तो गाम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो गां ये हो जाएगा गच्छतु। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए व्याख्या देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 71। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्त एवं वचन का रूप है? तो बताइएगा कि पितृ पितृ शब्द के किस विभक्त एवं वचन का रूप है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय एक वचन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अष्टाविंशति
अष्टाविंशतिः शब्द का अर्थ क्या होगा? तो ये देखिए, आपको संस्कृत की गिनती भी याद रखना है, पेपर में पूछा भी जा सकता है, 1 से 100 तक का गिनती याद कर लीजिएगा। अष्टाविंशतिः, अब इस शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा 28, यानी 28। हिंदी में 28 और संस्कृत में अष्टाविंशतिः कहेंगे हम 28 को। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पावधन अकह बराबर पावकः, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीशः में किस सूत्र में संधि हुई है? तो जगदीशः में पूछा जा रहा है कि किस सूत्र में संधि हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जगत धन ईसा, इसका पूर्व पद जगत है और जगत पद में अंतिम वर्ण तू झल है, अतः झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। जगदीशः में किस सूत्र की संधि हुई है? तो झलाम जसो अंते सूत्र की संधि हुई है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होता है। तो राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या होता है? रामायण होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, पठामह पठ धातु का रूप होता है। तो पठामह पठ धातु का रूप आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है? तो देखिए लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये 77 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है, क्या होता है? दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर, तो देखिए दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर हो जाएगा दत्वा। सी वाला जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सह पदेन खंजह अस्ति, वाक्य में पदेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। बताइएगा कि सह पदेन खंजह अस्ति में इस वाक्य में पदेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा येन केन विकारा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे देखिए कहाँ गया, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। तो संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे देखिए, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या लंग लकार? तो देखिए कि संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है लिट लकार। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? 82, ये रहा 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? टेप रिकॉर्डर, चार्ट, टेलीविजन, ग्रामोफोन। तो श्रव्य और दृश्य, तो श्रव्य और दृश्य जो है उपकरण टेलीविजन ही होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अब आगे देखिएगा, तेन में विभक्ति है, तो तेन में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए तेन में जो है तृतीय विभक्ति है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, आगत्य में प्रत्यय है, तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा? तो देखिए आगत्य में लिप प्रत्यय है, यानी सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार क्या है? तो बताइएगा कि बिभ्यति शब्द में मूल धातु और लकार पूछा जा रहा है क्या है? तो देखिए बिभ्यति में भी धातु और लट लकार है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषाओं की जननी, जननी, तो देखिए भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, यानी सबसे पुरानी भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। कहाँ की? तो भारतीय भाषाओं की। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ही नहीं अपितु यह संसार का सबसे प्राचीन रचित ग्रंथ भी है और इसका रचनाकाल विभिन्न विद्वानों द्वारा 2500 से 6000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्र प्रत्यय युक्त पद है, तो बताइएगा सत्र प्रत्यय युक्त पद जो है तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठन। सत्र प्रत्यय युक्त पद जो होगा
तो वो होगा पठन। सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखिए समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है रत्नाकरः। अब यहाँ पे देखिए समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकरः है, जबकि निश्चरा का पर्यायवाची राक्षस के लिए किया गया है, दिनकरः का पर्यायवाची सूर्य के लिए किया गया है, और सुधाकरा का पर्यायवाची तो चंद्रमा के लिए किया गया है। आगे देखिए भूत बलिह पद में कौन सा समास है, बताइएगा भूत बलिह पद में कौन सा समास है। तो देखिए भूत बलिह पद में जो है तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए भूतभ्यः बलिह भूत बलिह, यहाँ पर भूत शब्द चतुर्थी विभक्ति में है और तथा उत्तर पद बलि है, प्रधान है, अतः यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अब देखिए 30 क्वेश्चन जो है तो संस्कृत के भी हो गए। अब आइए चलिए करते हैं ईवीएस के। ईवीएस के जो है 30 क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। देखिएगा यहाँ पे ये रहा 121 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन ईवीएस के हो गए। आइए देखिए वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा कि वायुदाब मापी यंत्र को हम किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए वायुदाब नापने वाले यंत्र को हम जानते हैं बैरोमीटर से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा एचजी नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। यदि पारा जो है नीचे गिरता है तो किस मौसम का संकेत होता है, तो आंधी युक्त मौसम का। जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है और सिस्मोग्राफ तो भूकंपीय तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की आर्द्रता मापता है। सिस्मोग्राफ किसे मानता है, तो भूकंपीय तीव्रता। थर्मामीटर जो है मानव शरीर का ताप मापता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। और बैरोमीटर क्या मापता है, तो वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। आगे देखिए बीटी कपास क्या है, तो बताइएगा बीटी कपास क्या है। तो देखिए बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है और इस कपास के पौधे में बेसिलस थूरीजिनसिस यानी बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है और इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। तो बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, बताइएगा कि ऐसा कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। SO2, H2S, HCl या N2। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। किसके कारण, तो SO2 के कारण। आगे देखिए निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें व्याख्या थोड़ा देख लीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास कैसे वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब आगे देखिए परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो आम पकाने में प्रयुक्त रसायन का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO2 इसका रासायनिक सूत्र है। आगे देखिए कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, बताइएगा कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है,
तो उस बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी जो है तो ये दूषित जल पीने से वो फैलती है। और इस बीमारी में जो है तो सबसे प्रभावित अंग जो है तो हमारी आंतें होती हैं, यानी आंत ज्वर बुखार आता है। और यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम पूछा जाएगा, मान लीजिए कि टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो कि दूषित जल में पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बताइएगा। बांस, केला, गन्ना, सरसों, द्विबीजपत्री पौधा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए द्विबीजपत्री पौधा है सरसों। वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले 2 दल होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बताइएगा कि पौधों में जल का अधिग्रहण जो है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या पाइलीसेड के द्वारा? तो देखिए कि पौधों में जल का अधिग्रहण ये होता है जाइलम के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कि पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? बताइएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। प्रथम साहित्य स्रोत ध्यान रखिएगा, तो प्रथम साहित्य स्रोत है ऋग्वेद। अब भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है और इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। अब इंद्र को किस में दर्शाया गया है? तो पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो ऋग्वेद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? बताइए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% पर 2 गैसों का विस्तार कौन सा है? तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% और ऑक्सीजन 21%। तो 99% पर किन 2 गैसों का विस्तार है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो मूल उद्देश्य है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव एकत्रित करना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो देखिएगा कि कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता आपसे पूछी जा रही है। तो कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अब देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, तो इसीलिए आवश्यक है। यानी कि टाइम पे जो है तो बच्चों के टेस्ट लेने से जो है तो बच्चों में जो है परीक्षा का भय नहीं बना रहता है। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है अच्छी तरह से अपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो यही हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो क्यों आवश्यक है? तो शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो देखिए, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं पूछा गया है। तो चुनकर चरना। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वह वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट होती हैं।
तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो वे चुनकर चरते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो बताइएगा क्या जो है तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम एवं विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है तो ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है तो ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए यहाँ पे भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है और यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है जो कि हिमालय की चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और यह मंडल पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि जो है तो इसी मंडल में घटित होते हैं। अब वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो 5 परतें हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी परतें हैं तो 5 परतें। कौन कौन सी? तो सबसे पहली परत हो जाएगी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद में आएगा बाह्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये हो गई वायुमंडल की सभी परतें। अब सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत? तो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। अब हवाई जहाज किस परत में उड़ाते हैं? तो देखिए हवाई जहाज मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी परत में उड़ाते हैं तो हवाई जहाज उड़ाते हैं हम समताप मंडल में, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मौसम जो है पूरी तरह से साफ होता है इसीलिए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए 140 नंबर क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? बताइए। तो देखिए भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर का नाम है किरण बेदी। ये 1972 बैच की किरण बेदी जो है ये आईपीएस महिला जो है तो ये 1972 की हैं और इनका नाम है किरण बेदी और वर्तमान में किरण बेदी पांडिचेरी की राज्यपाल भी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है काजीरंगा। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1908 में हुई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 143 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? तो देखिए आग्नेय चट्टानों का निम्नलिखित ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है और इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है और इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट आदि। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट। अब देखिए 144 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत देखिए किस सतह में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या आइनोस्फियर? तो बताइएगा कि ओजोन परत जो है तो पृथ्वी के किस सतह पर पाई जाती है? तो देखिए कि ओजोन परत जो है ये पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत जो है तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? देखिए सिख धर्म के संस्थापक पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन थे। तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी और गुरु नानक देव का जन्म पंजाब की तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र। देखिए भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध का मान लीजिए पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तो 21 जून होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और देखिए इनका प्रसिद्ध वाक्य वेदों की ओर लौटो, इसे किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सो सत्यार्थ प्रकाश की रचना पूछा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए बिहू जो है ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है और इस श्रृंखला में कारक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? खाद्य जाल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।